Hello, friends. I welcome you again to this very important YouTube session where I am going to discuss about the Indian aviation sector. अभी आपको पता होगा रिसेंटली गो फर्स्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए फाइल किया है बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और उस कॉन्टेक्स्ट में एविएशन सेक्टर काफी ज्यादा क्राइसिस में आ सकता है इन द नियर टर्म। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे पूरा ओवरऑल एविएशन सेक्टर इंडस्ट्री, कैसे इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसका फ्यूचर लगता है और अभी ग्राउंड रियलिटी है क्या। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आई विल बी कवरिंग इन द टुडेज लेक्चर व्हिच इज लिंक्ड टू इंडियाज एविएशन industry. So before going into the main part, let us try to understand what is the current ground scenario. आज एविएशन सेक्टर का हालात क्या है, तो उसको समझने में आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन एविएशन सेक्टर इज अ शाइनिंग सेक्टर. इट इज सून गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और द इनफैक्ट द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर इंडिया आपको बनने वाला है. सो आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास India has emerged as one of the fastest growing aviation markets in the world. Fastest growing aviation market हमारा इंडिया देश आपको बन रहा है. आप देख सकते हैं 2010 का स्टैटिस्टिक्स 79 मिलियन पीपल, एनुअल डेटा है ये, एक साल में 79 मिलियन पीपल ट्रैवल टू फ्रॉम और विद इन इंडिया. और यही डेटा को अगर 2017 में देखेंगे तो 158 मिलियन हुआ है, दैट इज डबल्ड. और अगर आप देखते हैं 2037 का डेटा, so 520 million, that is more than double. So that's why Indian aviation sector has emerged to be the fastest growing sector which can contribute a major chunk to the Indian economy. और आप देख सकते हैं जो annual passenger growth है वो लगभग 15% का है, that is in double digit. हमारा जीडीपी का इंक्रीज कितने का हो रहा है, 6-7% का. और आप देख सकते हैं उससे डबल से मोर देन डबल हमारा एविएशन सेक्टर आपको आगे बढ़ रहा है. और ये भी प्री कोविड का डेटा है. ऑब्वियस बात है, आफ्टर द कोविड व्हेन द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन ईज्ड आउट, द मोबिलिटी ऑफ पीपल हैज इंक्रीज्ड, तो दिस नंबर विल बी इंक्रीजिंग मोर इन द कमिंग टर्म. And because of all these things, आप देख सकते हैं very important data that India will be becoming the third largest air passenger market by year 2024. Third largest air passenger after US and China. India is going to emerge as the third largest air passenger market by 2024. So aviation sector इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है. इसके बहुत सारे कॉजेस हैं क्यों आज एविएशन सेक्टर इतना बढ़ रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज लोगों प्राइवेट जॉब में ज्यादा जा रहे हैं, समय की काफी ज्यादा कमी होती है और उस समय में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ट्रैवल करें. मिडिल क्लास हमारे पास अगेन इंडिया में बढ़ रहा है बिकॉज मोर एंड मोर प्राइवेट जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड. सो एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है. हमारा डेमोग्राफी जो काफी यंग पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन also tries to travel with the airplane. और साथ ही साथ हमारे पास गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं और साथ ही साथ हमारे पास एक इतना अच्छा कंपटीशन है एयरलाइंस के बीच में जिससे जो प्राइस है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन है. तो आपको पता होगा पहले कितना महंगा होता था और आज आप देखोगे बहुत सारे हमारे जितने भी एयरप्लेन्स हैं और उसका अगर आप चार्ज देखोगे तो वो कभी कभार राजधानी से भी कम हो जाता है. सो इसलिए एविएशन सेक्टर एक तो ठीक है, हमारे पास एक डिमांड भी आया है इस सेक्टर का, लेकिन जो सप्लाई भी देखने को मिला है एविएशन सेक्टर के साथ के तरफ से वो भी काफी अच्छा देखने को मिला है. तो ये जो सप्लाई डिमांड का जो बॉनहमी है, ये जो दोनों एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, उससे एविएशन सेक्टर का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छा दिखता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज राइटली सेड दैट द सेक्टर विल बी इमर्जिंग एज द थर्ड लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट बाय द ईयर 2024. यहां पे कुछ और फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो पैसेंजर के बारे में वही बात कर रहा है. ठीक है, सो इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड है आपके पास. पहला है आपके पास शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. ये जो हमारा एयर पैसेंजर वाला सेगमेंट है, जैसे पीपल लाइक यू एंड मी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो इस सेक्टर में आ जाएगा. सेकंड आ गया नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. अब ये नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बेसिकली चार्टर्ड फ्लाइट्स, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो पॉलिटिकल क्लास होता है जिनके पास अपना खुद का चार्टर्ड फ्लाइट होता है, वो इनसे ट्रैवल करते हैं. साथ ही साथ एयर टैक्सी ऑपरेटर्स. And the third last sector is known as the air cargo services, which is basically for the cargo वाला. जैसे आपका पोस्ट होता है, कुछ कस्टम के सामान यहाँ से वहाँ जाते हैं. So all those things आपको इस पर्टिकुलर एयर कार्गो सर्विस के अंदर आता है. So ठीक है, so 3 क्लासिफिकेशंस हैं पूरे एविएशन सेक्टर में. पहला एयर पैसेंजर वाला, सेकंड जो चार्टर फ्लाइट वाला होता है, एंड थर्ड इट इज फॉर द कार्गो सर्विसेज. तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको आना
चाहिए था। अब कौन कौन से प्लेयर्स है, अगर हम लोग एयर पैसेंजर वाले में बात करें, जहां पे जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें इंडिगो आपका डोमिनेंट प्लेयर है। आप देख सकते हो मोर देन 50%, अप्रॉक्सीमेटली 57 to 60% का मार्केट शेयर अकेले इंडिगो के पास है। देन कम्स द विस्तारा 8.9%, followed by the Air India 8.8%, then Air Asia 7.6%, Go First जो recently आपको collapse किया है at 6.9%, followed by the SpiceJet 6.4%, and the newest Akasa Air, which is the brainchild of the Rakesh Jhunjhunwala, has captured 3.3% of the market share. So ये काफी, आप देखो ये मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये सेक्टर डुओपॉली तो है नहीं, ये सेक्टर डुओपोली नहीं है, ना ही मोनोपोली है। सो एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। ऑब्वियस बात है, हेल्दी कंपटीशन के कुछ नेगेटिव भी होते हैं कि जब हेल्दी कंपटीशन आपको एक अनहेल्दी रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है तो इट लीड्स टू केओस। जैसे हमने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा, जैसे हम लोग सेम एयरलाइन इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि गो फर्स्ट का कोलैप्स किया है, वो आगे आते हैं। बट ये देख सकते हो हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। और इसमें एक और डेवलपमेंट है कि अब एयर इंडिया, एयर एशिया कंसोलिडेट हो चुका है टाटा ग्रुप के अंदर, तो हो सकता है कि ये जो सेक्टर है इंडिगो को बहुत बड़ा चैलेंज देने वाला इन फ्यूचर में। दूसरे सेक्टर, ये जो सेक्टर है ये और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, इसमें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। और गो फर्स्ट के बाद आपका स्पाइसजेट हो गया, आकाशा एयर हैज आल्सो ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। सो इसलिए ये सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा एक कंपटीशन देखने को मिला है, काफी डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स लाइक टाटा ग्रुप भी अब काफी अच्छे से अपना फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है एविएशन सेक्टर में। इसलिए एविएशन सेक्टर के फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो इट लुक्स वेरी साउंड। तो एक तो आपको वही बात करें कि एविएशन सेक्टर में डिमांड तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो सप्लाई साइड से भी हम चीजें देख रहे हैं, जो एविएशन सेक्टर में जो कॉम्पिटिशन है, जो उनका खुद का रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, अदर थिंग्स, वो भी काफी अच्छे को देखने को मिल रहा है। उसके बाद करें व्हाट आर द ड्राइवर्स, क्यों आज एविएशन सेक्टर इतने तेज रेट से बढ़ रहा है, तो उसमें देख सकते हो राइजिंग प्रोपोर्शन ऑफ मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स। सही बात है, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे पास जॉब्स क्रिएशन हो रहे हैं, और ये जो मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स आ रहे हैं, मिडिल क्लास वाले, तो उनसे उनका एक डिमांड आ रहा है, नाउ दे डू नॉट ट्राई टू ट्रैवल। तो वो सोच रहे हैं कि भाई कम ही ट्रैवल करो, लेकिन फ्लाइट से ट्रैवल करो, है ना। बिकॉज नाउ सी, आज देखो प्रॉब्लम क्या है कि यंग पॉपुलेशन और ओल्ड पॉपुलेशन में अंतर क्या होता है। ओल्ड पॉपुलेशन क्या करते हैं यार कि वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, और यंग पॉपुलेशन क्या करता है, वो एक तरीके से उनका जो स्पेंडिंग हैबिट है वो काफी ज्यादा है, तो वो जनरली फ्लाइट को ऑफर करता है, रेफर करता है। और जनरली जो ओल्ड पीपल हैं उनका जो छुट्टी है वो लंबे समय के लिए होता है, और जो यंग पीपल हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके पास छुट्टी भी नहीं है, सो दे डोंट ट्राई टू गो बाय ट्रेन, और वो उसी अपने पैसे को बचा के दे ऑप्ट फॉर द फ्लाइट। सो ये जो मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स है उससे काफी अच्छा डिमांड आ रहा है। हेल्दी कंपटीशन है अमंग द लो कॉस्ट कैरियर। देखो स्पाइसजेट आ गया, आपके पास एयर एशिया आ गया, आकाशा एयर आ गया, तो उसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज केप्ट देयर फेयर्स लो। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप, आपको पता है बहुत सारे रिसेंटली एयरपोर्ट्स खोले गए हैं। हम लोग आगे जाके देखेंगे गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जैसे उड़ान स्कीम, उसके अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ मोनेटाइजेशन भी हो रहा है, आगे देखते हैं। एंड देन द सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी काफी ज्यादा कंड्यूसिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स। तो गवर्नमेंट भारत सरकार की क्या क्या स्कीम्स है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले 2016 में एनसीएपी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी लाया था सरकार ने, और इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने बेसिकली ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर काम किया था कि किस तरीके से मोर एंड मोर प्लेयर्स को एंट्री हम लोग दें, और जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा अच्छे से कंपटीशन को इंश्योर किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट आपको कम हो सकता है, लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में सरकार ने लाया था। उस और सेकेंड आप देख सकते हो एफडीआई में भी आपके पास 100% एफडीआई को परमिट किया जा चुका है। सो अप टू 100% एफडीआई इज परमिटेड इन नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दैट इज द चार्टर्ड फ्लाइट वाला, हेलीकॉप्टर सर्विसेज एंड सी प्लेन्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये याद रखना, ये नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। हमने क्लासिफिकेशन अभी देखा था आपके 3 सेक्टर्स में, है ना। तो ये नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, नॉट ऑन द शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हमारा ये सब आ गया, इंडिगो विंडिगो आ गया। ये हम लोग इसके बारे में बात करें, नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होता है, जो पर्सनल जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज होता है, वो सब आपको जो पर्सनल इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, ना कि मास लोगों के लिए होता है। सो दोज आर द नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और इसमें 100% का आपको एफडीआई को परमिट किया गया है।
The third scheme which the government has brought is the major scheme that is known as the उड़ान scheme. उड़ेगा देश का आम नागरिक, उड़ेगा देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान स्कीम एक तरीके का प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें किस तरीके से हम लोग जो एविएशन सेक्टर है उसकी एक्सेसिबिलिटी को जो हमारे पास बॉटम सेक्शन है उस तक प्रोवाइड किया जा सके। तो यही ऑब्जेक्टिव के मद्देनजर भारत सरकार ने लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो इस स्कीम में है क्या, बेसिकली आप देख सकते हो कि 2500 एक घंटे का दाम रखा गया है कि अगर मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और उसमें मान लो 1 घंटा आपको लगता है तो आपको 2500 रुपए देना पड़ेगा, आपको 2500 रुपए अपना भाड़ा देना पड़ेगा। सो यही इसका था कि इसको अफोर्डेबिलिटी बनाया जाए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पटना से दिल्ली जा रहे हो, सो द फ्लाइट इज फॉर अराउंड 1.5 आवर और 1 hour 15 minutes एट द मैक्स, तो कितना होगा फेयर लगो, मान लो 2500 प्लस कुछ और जोड़ लो, मतलब 3000 में हो जाना चाहिए आपका। यही इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, किस तरीके से हम लोग जो फ्लाइट्स के दाम है वो कम कर सकते हैं, सो दैट जो बॉटम पॉपुलेशन है वो भी आपको एक्सेस कर सकता है। अब ये काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल मान लो पटना से दिल्ली आपका कोई फ्लाइट जा रहा है तो उसमें से कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो उस फ्लाइट का 50 सीट रिजर्व किया जाएगा उड़ान स्कीम के अंदर, तो 50 सीट के ऊपर आप इस दाम में टिकट ले सकते हो। ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं, इट टेंड्स टू एनहांस द कनेक्टिविटी टू इंडियाज अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स एंड एनविसाजेस टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड वाइडस्प्रेड। इसका यही है कि जितने भी अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं जहां पे लोग जनरली ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे मतलब इसमें बात ये है, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स की जो बॉटम पॉपुलेशन है जो एक्सेसिबिलिटी कर ही नहीं सकता है, उसके लिए कैसे कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं और वो उस सीट को ले सकते हैं, तो ये पहला है। सेकंड है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोधगया हो गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जगह, ओडिशा में झारसुगुड़ा हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं आपको द प्लेसेस विच हैज ग्रेट पोटेंशियल, मतलब वहां पे रेगुलर बेसिस पे लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, बट हाँ अगर वीक में मैं 2 दिन फ्लाइट चलाऊंगा इस पर्टिकुलर रूट से उस पर्टिकुलर रूट तक, तो काफी अच्छा डिमांड है। तो कैसे उन एरियाज को जहां पे ऑलरेडी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन काफी छोटा एयरपोर्ट है, तो कैसे उनको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो 1 सप्ताह में हर दिन फ्लाइट ना चला के 2 दिन फ्लाइट चलाएं, तो इसमें बेसिकली यही था। मतलब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव स्कीम है कि आपको हर एक नागरिक को किस तरीके से एविएशन सेक्टर से जोड़ना है, किस तरीके से एवरी पीपल हु वांट्स टू ट्रैवल दे कैन ट्रैवल, ठीक है। सो नॉट एवरी पीपल हु वियर शूज विल बी एबल टू ट्रैवल वाया द एयरलाइंस, बट अ पीपल वियरिंग अ चप्पल कैन आल्सो बी एबल टू ट्रैवल इन द एविएशन सेक्टर। आई थिंक सो दिस वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच वाज मेड बाय द मिनिस्टर व्हेन ही वाज लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि आम नागरिक के लिए आपको एविएशन सेक्टर को लाना पड़ेगा। जैसे जितने भी हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी उतना ज्यादा डिमांड नहीं है, बट यस वहां से काफी अच्छा डिमांड है फ्रॉम ए जगह टू बी जगह, तो वहां पे हम लोग किस तरीके से वीकली बेसिस पे एक आध फ्लाइट को चला सकते हैं। तो ये सारे चीजों को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम दैट इज उड़ान स्कीम में कवर किया गया था। तो यहां पे देखो प्रोविजंस क्या है। एवरी एयरलाइंस मस्ट सेल अ स्पेसिफिक नंबर, एवरी एयरलाइंस मस्ट सेल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स। कुछ सीट्स, मान लो अगर 100 सीट है एक फ्लाइट में, मान लो पटना से दिल्ली जा रहा है फ्लाइट और इस फ्लाइट में टोटल 150 सीट्स है, तो उसमें से 50 सीट्स एग्जांपल ले रहे हैं, रिजर्व कर दो आप एट अ फिक्स्ड फेयर। कितने दाम पे? 2500 फॉर 1 hour ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेकेंड, अब बहुत सारे एयरपोर्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई भी छोटा सा एयरपोर्ट, मान लो झारसुगुड़ा जो कि ओडिशा में है। अब ऑब्वियस सा बात है, ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे ज्यादा लोग डिमांड नहीं करते, बट हाँ मान लो अगर मैं फ्लाइट में एक वीक में 2 दिन झारसुगुड़ा से दिल्ली की फ्लाइट चलाऊंगा, तो एक वीक में 2 दिन तो 2 या 3 दिन लोग फुल वहां से ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे जो हमारे पास एयरपोर्ट से जो ज्यादा डिमांड में नहीं, उनको डेवलप करना, वो सब की भी बात की गई थी, ठीक है। सो लो टैक्स ऑन द एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो जो तेल यूज होता है एयरप्लेन में उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो सरकार ने कहा है कि जो भी इस स्कीम के अंदर कवर होगा, जो कि इस तरीके से प्राइस कैप लगाएगा, तो उस पे हम लोग लो टैक्स लगाएंगे उन एटीएफ के ऊपर। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब जैसे मान लो कि पटना से दिल्ली में हमने 50 सीट्स रिजर्व कर दी है और कहा कि 2500 पर घंटा लगेगा, लेकिन जो फ्लाइट को रियल में कॉस्ट आता है वो मान लो 3000 रुपए पर आवर आता है, ठीक है। अब सरकार ने कह दिया 2500 पर आवर, लेकिन जो एयरलाइन को एग्जैक्टली खर्च हो रहा है वो आ रहा है आपको 3000 पर आवर, तो ये जो 500 का डेफिसिट है ये सरकार आपको दे देगा।
तो इसको कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग। फिर हमारे पास नो फ्रिल्स एयरपोर्ट। तो नो फ्रिल एयरपोर्ट एक तरीके का सस्ता एयरपोर्ट होता है, जहां पे कोई भी हमारे पास लाउंज, ये सब जो एक्स्ट्रा खर्च करने वाला चीज है वो नहीं होता है, काफी सिंपल एयरपोर्ट होता है, उसमें केवल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं नो फ्रिल एयरपोर्ट्स। Then 0% taxation on MRO. MRO is again a very important thing, that is known as maintenance, repair and overhaul. तो मेंटेनेंस क्या होता है? जो फ्लाइट को मेंटेनेंस करना पड़ता है बीच बीच में। रिपेयर का मान लो कुछ खराब हो गया, उसको ठीक करना। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट मान लो 2 साल से कंटिन्यूअस ऑपरेशन में था तो फ्लाइट बहुत रिस्की है, अगर 0.01% भी एरर है तो उससे बहुत बड़ा कॉस्ट हो सकता है, बहुत लोगों की जान जा सकती है। इसलिए ओवरहॉल के अंदर क्या किया जाता है कि हर एक कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद फ्लाइट्स के सारे पार्ट्स को खोल दिया जाता है, सबको वापस से अगेन साफ सुथरा करके जो भी चीजें ठीक करना है सबको ठीक ठाक करके फिर जोड़ दिया जाता है। सो ये ओवरहॉल का बेसिकली काम क्या है कि आफ्टर एवरी फिक्स ड्यूरेशन ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज टेकन आउट, everything is repaired, maintained, and whatever needs to be done, it has to be done, and then it is again joined back and the airplane is ready. So इसको कहते हैं ओवरऑल। तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। तो एक तो एविएशन सेक्टर में आपका एयरप्लेन वाला हो गया, वो तो एक सेक्टर है ही है, लेकिन ये भी आपको एक और सेक्टर है, दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो उस पर 0% टैक्सेशन लगाया जाएगा। तो अगेन किस तरीके से सस्ता किया जाए भाई ये, सो दैट जो एविएशन सेक्टर है, जो एयरलाइंस ऑफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रूट में, उनके लिए ये चीज आपको सस्ता पड़े। देन ऑपरेशनलाइज 1000 उड़ान रूट्स, 1000 उड़ान रूट्स ऐसे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे 1000 रूट्स आइडेंटिफाई करने। फॉर एग्जांपल झारसुगुड़ा टू दिल्ली, पटना टू मान लो बोध गया, मतलब जितने भी, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल्स, ऐसे 1000 रूट्स आपको ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें इसी प्राइस कैप के थ्रू आपको फ्लाइट्स को ऑपरेट करना है। एंड टू रिवाइव डेवलप 100 एयरपोर्ट्स, तो 100,000 उड़ान रूट्स और 100 अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स या हेलीकॉप्टर्स और वाटर एयरोड्रोम्स। तो 1000 आपके उड़ान रूट्स और 100 ऐसे अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को भी हमें आपको डेवलप करना है बाय 2024। और आपको पता है रिसेंटली अभी कृषि उड़ान भी लॉन्च किया गया है कि किस तरीके से उड़ेगा देश का आम नागरिक, तो ठीक है, बट उड़ेगा देश का आम किसान। इसके अंदर किसान को उड़ाना नहीं है, जो किसान का उपजाऊ है, जो प्रोड्यूस है। फॉर एग्जांपल मान लो नॉर्थ ईस्ट में कहीं प्रोडक्शन हुआ किसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का और उसको आपको दिल्ली में लाके बेचना है। अब दैट इज बिकॉज दैट्स अ पेरिशेबल कमोडिटी। अगर आप उसको नॉर्मल ट्रेन से लाओगे या किसी अदर मैकेनिज्म से लाओगे, सो इट विल गेट रॉट डाउन, यहां तक पहुंचते वो सड़ जाएगा। तो कैसे उसको फ्लाइट से भेजा जा सकता है? ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से कृषि उड़ान स्कीम को भी लाया गया है कि जितने भी पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उनको फ्लाइट के थ्रू भेजा जा सके सस्ते से सस्ते दाम में, सो दैट जो आपके पास पैसा मिलता है फार्मर्स को वो बढ़ाया जा सके, जो उसका सामान सड़ जाता है उसको बचाया जा सके। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्री हार्वेस्टिंग एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट इज ऑल अबाउट द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और द उड़ान स्कीम। उसके बाद देख सकते हैं, यही देखो आपके पास ये जो हमारे पास आरसीएस उड़ान स्कीम है, देखो 2022 तक, अगस्त 2022 तक का डेटा, 1 करोड़ पैसेंजर बेनिफिट ले चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से। 425 रूट, टोटल 1000 रूट होना था, 425 रूट ऑलरेडी नया लॉन्च हो चुका है। 100 एयरपोर्ट्स आने थे, 68 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया गया है। और 2026 तक का टारगेट कितना है? 4 करोड़ पैसेंजर्स को बेनिफिट होंगे, 1000 नए रूट्स और 100 न्यू एयरपोर्ट्स। सो ये है आपको, और 2500 पर आवर पे आपको ये सब चीजें करना है। उसके बाद हमारे पास देखो गिफ्ट सिटी, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गिफ्ट सिटी हमारा है, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है। और गिफ्ट सिटी एक तरीके से आपको पता है एक ऐसा सिटी है, जैसे आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक इंडियन का टेरिटरी नहीं होता है, इट्स अ डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, है ना। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप इकोनॉमी में पढ़ते हो कि वो एक ऐसा जोन है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं आता है। ये इसीलिए नहीं आता है बिकॉज यू वांट टू इंसेंटिवाइज कि जो बाहर के लोग हैं वो आके उस पर्टिकुलर एरिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना सके और गवर्नमेंट के रेगुलेशन से थोड़ा बच सके। वैसे ही अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हो, जो जिसको हम लोग कहते हैं ऑफशोर एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको ये फॉरेन टेरिटरी है, तो
SEZ का जो फाइनेंशियल सर्विसेज में काउंटर पार्ट है उसी को हम लोग गिफ्ट सिटी कहते हैं। सो गिफ्ट सिटी भी एक तरीके का हमारा फॉरेन टेरिटरी है, तो वहां पे आप फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी बाहर की कंपनी वो आके इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप यूएस मार्केट, अगर मान लो यूएस के स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, दैट्स नॉट अ इजी थिंग। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो यूएस ने अपना स्टॉक मार्केट इंडिया के गिफ्ट सिटी में ओपन कर दिया तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो इसलिए एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा जगह है जहां पे आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है। मान लो कोई बाहर का कॉलेज है, वो कोई एक कोर्स ऑफर करना चाहता है, लेकिन वो अगर इंडियन टेरिटरी में करेगा तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मान लो हम ऐसा करते हैं कि मान लो दिस इज माय इंडिया, अगर मान लो ये इंडिया है तो इसमें से इतना एरिया हमने कह दिया मान लो ये फॉरेन टेरिटरी है। तो यहां पे मान लो कोई किंग्स कॉलेज लंदन में है, अब ये किंग्स कॉलेज आपका लंदन में है, तो ये क्या करेगा, आपका यहां पे एक कोर्स ऑफर कर सकता है कि चलो ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में आई एम ऑफरिंग अ कोर्स ओवर हियर, मैं पब्लिक पॉलिसी में एक कोर्स को ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर वो यहां पे ओपन करेगा तो उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी कम लगाए जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कोई एरिया को डिमार्केट करना एज अ फॉरेन टेरिटरी। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और फाइनेंशियल सेक्टर में जो इंडिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खुला है, दैट इज एट द गिफ्ट सिटी, ठीक है। सो ये आपका फायदा होता है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास एविएशन सेक्टर से भी जितना ज्यादा सर्विसेज है, एयरक्राफ्ट लीजिंग का जो हमारे पास सर्विसेज एंड अदर फाइनेंशियल बिजनेसेस, उसको गिफ्ट सिटी के थ्रू ऑपरेट करना काफी ज्यादा इजी होता है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में जितने भी हमारे पास इंडिगो है, आकाशा एयर है, एयर इंडिया है, हमारे पास खुद का एयरक्राफ्ट नहीं है अपना, हम लोग लीज पे लेते हैं। ये आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक फ्लाइट खरीदने जाओगे तो 800 से 1000 करोड़ लग जाएगा, इतना पैसा आपके पास क्या है वन टाइम पेमेंट करने का। तो इसलिए आप लीज पे लेते हो और फिर फ्रीक्वेंटली आप बीच बीच में उसको पैसे देते रहते हो। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप पढ़े होगे इकोनॉमी में, नेशनल सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके अंदर सरकार अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच नहीं रही है, मोनेटाइज कर रही है। मतलब अपने एसेट्स को, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में नहीं रहता हूं, अब मैं क्या करूं, वो घर तो सड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है तुम इधर आओ, तुम क्या करो, तुम 10 साल के लिए मेरे घर को चलाओ, ठीक है। अब तो मेरे घर में आप मान लो होटल खोल सकते हो, मेरे घर में आप स्कूल खोल सकते हो, जो भी करना दैट्स अप टू यू, बट मेरा घर आप रखो 10 साल के लिए, और इससे आप जितना रेवेन्यू जनरेट करते हो उसका एक हिस्सा आप मुझे देते रहो। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे घर दे दिया, उसको मोनेटाइज कर दिया, मैंने घर उसको दे दिया, अब उसने क्या किया, वहां पे होटल खोल दिया, अब होटल खोल के उसको हर एक साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहूंगा 10 लाख में से मुझे आप 3 लाख दे दो। तो इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन। आप बेच नहीं रहे हो, आप बस मोनेटाइज कर रहे हो अपने एसेट को फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन एट अ पर्टिकुलर कॉस्ट। तो वैसे ही सरकार क्या कर रही है, अपने जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको मोनेटाइज कर रही है। जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली 6 एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप के पास गए, सो दैट इज अगेन अंडर द मोनेटाइजेशन वाला। सो दैट्स व्हाई द सरकार देखो रिसेंटली इट इज अवॉर्डेड 6 एयरपोर्ट्स, अहमदाबाद, जयपुर एंड अदर थिंग्स, पीपीपी के अंदर फॉर 50 ईयर्स के लिए अब वो देखेगा। अब यही फायदा है। देखो रेलवे स्टेशन का प्रॉब्लम क्या है कि रेलवे स्टेशन सारे सरकार चलाती है, और रेलवे स्टेशन में अभी तक आप देखोगे बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती है। रेलवे सेक्टर के पास इतना जमीन है बट वो सड़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी एयरपोर्ट में जाओ, आप देखोगे सारे सुविधाएं मिलती हैं, उसके लिए आप पैसा भी देते हो, लेकिन जो कंपनी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मान लो एक एयरपोर्ट को सरकार चला रही है, और मान लो उसी एयरपोर्ट को कल को मान लो, लेट मी गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट को गवर्नमेंट चला रही है, एंड सेकंड मान लो एक दूसरा एयरपोर्ट है, इसको मान लो अदानी चला रहा है, अदानी ग्रुप चला रहे हैं। तो अब एयरपोर्ट है तो आप यहां पे शॉप ओपन कर सकते हो, यहां पे आप लाउंज एंड बार ओपन कर सकते हो, यहां पे आप कोई फैशन स्टोर खोल सकते हो, यहां पे आप कोई बुक का शॉप खोल सकते हो। तो अदानी क्या करेगा, अदानी ग्रुप विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द रिसोर्स विच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट। लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट रन कर रही है तो कोई इंसेंटिव नहीं होता है, इसलिए खाली पड़ा हुआ जगह लेकिन सड़ रहा है, आप कुछ करते नहीं हो। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी सरकार के एसेट्स हैं, लाइक एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, इन सब पोर्ट्स, इन सब को दे देगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, और कहेगी कि आप इस पे 20-50 साल तक आप इसको रखें अपने अंदर, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप रिसोर्स मैक्सिमाइज करें, और उसका एक हिस्सा आप स्टेट को दे दें।
दैट इज द गवर्नमेंट को दे दे। सो दैट्स अ वेरी गुड स्कीम, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, बट अगर आप रियली समझोगे तो इससे कोई नुकसान नहीं। ऑब्वियस सा बात है कि कल को ऐसा ना हो कि अदानी को आप एयरपोर्ट दे दिए तो आप पहले 10 रुपए देते थे एंट्री फी, अब कल को वो 1000 रुपए लेने लगे। सो ठीक है, सो मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन इज नॉट बैड से पर से, इट्स वेरी गुड, बट व्हाट यू नीड इज दैट यू नीड अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच इज वेरी मच एप्रोप्रिएट, उस चीज को निगरानी कर सके, सो दैट द एयरक्राफ्ट और द एनी प्राइवेट एंटरप्राइज डू नॉट एक्सप्लॉइट द पीपल। सो दैट्स व्हाट मोनेटाइजिंग द एसेट्स। तो ये देख सकते हो आप 6 एयरपोर्ट, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर, त्रिवेंद्रपुरम, इन सबको हमारा अदानी एंटरप्राइजेस को दिया गया है, अदानी एयरपोर्ट्स को। ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये देख सकते हो आप। तो एयरपोर्ट्स हमारे टोटल 154 है, बट ये पुराना डेटा है, इसको आप अपडेट कर लेना। सो दो तरीके के एयरपोर्ट्स होते हैं, सिविल एयरपोर्ट्स और एक हमारे पास डिफेंस एयरपोर्ट्स। तो ये तो छोड़ दो, सिविल एयरपोर्ट्स में दो होते हैं, मेजर एयरपोर्ट्स और माइनर एयरपोर्ट्स। मेजर एयरपोर्ट्स में दो होते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब उसको चलाता कौन है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट चला रही है। और दूसरा कौन सा है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाय द प्राइवेट प्लेयर अंडर द पीपीपी मॉडल, जो हमने अदानी वाला देखा। तो एयरपोर्ट तो सरकारी बनाती है, अब उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसको मेंटेन कौन करेगा। तो जो कुछ एयरपोर्ट्स उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सरकार की पीएसयू है, वही करती है। लेकिन बहुत अब मोनेटाइजेशन के अंदर सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बना के मोनेटाइज कर दे रही है कि भाई आप ही चलाओ। तो ये हो गया आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाय द प्राइवेट प्लेयर। इसके अंदर फर्दर दो मॉडल आते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और एक होता है आपका पर पैसेंजर फी मॉडल। सो मान लो मैंने अदानी एंटरप्राइज को दे दिया 50 साल के लिए, अब मैं उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैं कहूंगा एक कि आपका हर साल मान लो 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप हर साल जितना रेवेन्यू जनरेट करते हो उसका 5% हमें दे दो सरकार को। तो ये मैकेनिज्म एक हो गया। सेकंड हो गया पर पैसेंजर फी मॉडल, कि रेवेन्यू भूल जाओ, कितने पैसेंजर आते हैं आपके पास, हर साल 1 करोड़ पैसेंजर आता है, तो 1 करोड़ पैसेंजर आता है, तो हर पैसेंजर पे आप मुझे 10-10 रुपए दो, जो भी मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से ये आपको काम करता है। सो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में प्राइवेट प्लेयर में दो हो गया, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल एंड पर पैसेंजर फी मॉडल। ठीक है, उसके बाद आते हैं करंट स्टेटस। आज स्टेटस क्या है, तो आपको पता है कि अभी एविएशन सेक्टर में हमारे पास अभी पिछले 30 साल में देखोगे बहुत सारे सेक्टर एयरलाइंस कोलैप्स किए हैं। दमानिया एयरवेज, एनईपीसी एयरलाइंस, एयर डेक्कन, एयर सहारा, पैरामाउंट, किंगफिशर, जेट एयरवेज एंड सेवरल अदर स्मॉल एयरलाइंस इन द एविएशन सेक्टर। सो एविएशन सेक्टर साउंड्स इजी, बट इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर वेयर यू कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है ये। इसलिए जब अभी आकाशा एयर लॉन्च होने वाला था, तो या जो अब एयर इंडिया ने इसको वापस से, जो इतना बड़ा टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया है, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, बिकॉज दिस सेक्टर इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड दिस सेक्टर वर्क्स ऑन अ वेरी थिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और वो कभी भी कल को डिस्टर्ब हुआ तो पूरा सेक्टर कोलैप्स हो जाता है। और किंगफिशर, विजय माल्या साहब का तो एग्जाम्पल आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो ग्राफ द हिंदू में आया था, तो ये देख सकते हो आपको कि गो फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2005 में और लगभग 15 साल में ही कोलैप्स कर चुका है। पैरामाउंट तो लगभग मान लो 6-7 साल में ही कोलैप्स कर गया। किंगफिशर अगेन देखो हमारे पास 2005 से पहले, मतलब देख रहे हो कि जनरली बहुत सारे एयरलाइंस जो हैं वो 10-15 साल में कोलैप्स ही कर जा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहा है कोई एयरलाइन बहुत लंबे। अभी इंडिगो भी कोई टाइम नहीं हुआ लॉन्च हुआ, इंडिगो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब आई गेस 10-15 साल लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे एयरलाइंस है वो काफी रीसेंट लॉन्च हुए हैं। इसलिए देख सकते हो कि जो लाइफ साइकिल है वो सारे एयरबस का वो काफी कम है। ये इसीलिए है बिकॉज ये बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, इसमें एक गलती हो गया, एक कहीं आपने एक्सेसिव एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने बिजनेस फोरकास्ट नहीं किया, पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग के डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी हो गया ऐसा, आपका कंप्लीट वो एयरलाइन कोलैप्स कर सकता है। दैट्स व्हाट द रिस्क इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और ये देख सकते हो आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो डेटा है कि कौन सा कंपनी कितने प्रॉफिट में था, कौन सा कंपनी कितने प्रॉफिट, ये देखो प्री पैंडेमिक है 2019 से 20 की डाटा है। तो इंडिगो कितना प्रॉफिट था प्लस में, मतलब प्रॉफिट हुआ था 1626 करोड़ का। लेकिन बाकी सारे एयरलाइंस का तुम देख लो, गो एयर, एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया, ये सारे लॉस में है। मतलब पैंडेमिक की वजह से कोई गो फर्स्ट का कोलैप्स नहीं हुआ है, पैंडेमिक के पहले से ही मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस क्राइसिस पे हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है जो एविएशन सेक्टर झेल रहा है, उसका एक आउटकम आया है गो फर्स्ट कोलैप्स। हो सकता है कि फ्यूचर और भी सेक्टर्स में कोलैप्स, और भी एयरलाइंस में कोलैप्स आए। ठीक है, सो ये देख सकते हो कि प्री पैंडेमिक ईयर से ही आपको चीजें काफी ज्यादा खराब तरीके से चल रही थी। ओके, नेक्स्ट, अब क्यों क्राइसिस है,
क्यों आज एविएशन सेक्टर में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ये हम लोग इन जनरल देख, तो गो फर्स्ट क्यों कोलैप्स किया ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन जनरल व्हाट आर द रीजंस दैट एज टू व्हाई द एविएशन सेक्टर इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। सो ये हम लोग इन जनरल पढ़े। तो सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो डीजीसीए है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, ये डीजीसीए इस पूरे जगह, इस डीजीसीए के जो काम करने के तरीके हैं उस पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि गो फर्स्ट क्राइसिस हो गया, किंगफिशर क्राइसिस हो गया, आप आंख बंद करके सोते रहते हो क्या? आप लोगों को क्यों नहीं बताते हो कि यस दिस एयरलाइन इज इन प्रॉब्लम? वेयर वर यू? गो फर्स्ट आज अचानक क्यों एनसीएलटी के पास पहुंचा? कहां गई आपकी फाइनेंशियल ऑडिट की रिपोर्ट? सो दैट शोज की रेगुलेटरी बॉडी has not been able to perform its role with excellence, and that's why जैसे डीमोनेटाइजेशन का शॉक लगा था, एक दिन में करेंसी बंद, वैसे एक दिन में गो फर्स्ट बंद, एक दिन में किंगफिशर बंद। भैया आप करते क्या हो? आपका काम है रेगुलेट करना। सो आपने क्या कभी पब्लिक में रिपोर्ट दिया कि यस दिस सेक्टर इज इन क्राइसिस? सो दैट्स द प्रॉब्लम इन इंडिया। जितने भी इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दे हैव कंप्लीटली बिकम डिफंक्ट। आप देख लो अदानी के साथ यही हुआ, इतना बड़ा एलिगेशंस लगाए गए हाइडेनबर्ग के द्वारा, सेबी का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया कंक्लूसिव कि है क्या प्रॉब्लम। कल को मान लो, आई एम नॉट प्रेइंग एंड नाइदर आई वांट कि अदानी एंटरप्राइजेस कोलैप्स, आई वांट दैट वी नीड अदानी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया टू ग्रो एंड हैव बिग बिजनेसमैन लाइक अदानी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। माय सिंपल कंसर्न इज कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाई आर नॉट पीपल नोइंग अबाउट इट? आप इंडियंस को क्यों कमजोर समझते हो कि आप उनको एक शॉक दे दोगे? बैंक कोलैप्स हो गया, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, कहां गई आरबीआई? So the problem is that you're not awareing the people on a advanced basis so that people can plan. अब बहुत सारे लोगों ने टिकट करवा रखा था, अब उनके टिकट का पैसा क्या होगा? बहुत सारे पायलट्स का पैसा रुका हुआ है, सैलरी नहीं आया है। So these are some of the big problem with the Directorate General of the Civil Aviation. उसके बाद लीज्ड एयरक्राफ्ट, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमने बात किया 80%, मान लो अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट है, उसमें से 80 एयरक्राफ्ट इंडिया ने लीज ले रखा है बाहर से। 80 एयरक्राफ्ट। ये क्यों? बिकॉज एक फ्लाइट को खरीदना, एक एयरक्राफ्ट को खरीदना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगा होता है, उतना पैसा वन टाइम पेमेंट करने का नहीं होता है कंपनीज के पास, इसलिए वो लीज पे लेते हैं। अब जब लीज पे लेते हैं तो लेंगे कहां से? यूएस से लेंगे। अब जब ये यूएस से लेते हैं तो ऑब्वियस बात है डॉलर में पेमेंट करेंगे, है ना? दे विल पे इन डॉलर। और आपको पता है कि डॉलर अभी रिसेंटली रूपी काफी ज्यादा डिप्रिशिएट किया था, तो फिर हमें रीपेमेंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। So however, leasing ends up adding high cost to the operation as these leases of about 6 months each are denominated in the US dollars. They are denominated in the US dollars. That's the problem with the leased aircraft. Okay. Next, उड़ान स्कीम। So उड़ान स्कीम तो लॉन्च कर दिया आपने, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो कि जितने भी सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी मैंने लॉन्च तो कर दिया कि चलो 1000 रूट में से एक रूट ये है, उसको कुछ साल तक सरकार ने सपोर्ट किया और सरकार ने सोचा कि ठीक है यार कब तक सपोर्ट करेंगे, इवेंचुअली वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे ही सरकार ने अपना सपोर्ट वापस लिया उस पर्टिकुलर रूट से, वो सेक्टर ही बंद कर देना पड़ा, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को फायदा ही नहीं हुआ उस पर्टिकुलर फ्लाइट को। ठीक है। सो पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ मेनी स्मॉलर रीजनल कैरियर्स हैज बीन अ बेन फॉर द स्कीम। तो देख रहे हो एयर ओडिशा, एयर डेक्कन, ये सब लॉन्च हुआ था, बट नाउ उड़ान स्कीम में जब तक सरकार ने सपोर्ट दिया तब तक ठीक है, जैसे ही सरकार ने सपोर्ट को कम किया या विड्रॉ किया, वो पर्टिकुलर रूट आपका कोलैप्स कर गया। उसके बाद रन ऑन अ वेफर थिन मार्जिन। सो हेवीली टैक्स्ड एटीएफ कंट्रीब्यूट्स टू 40 to 50% ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो जो आपका टिकट 2000 का, उसमें 1000 रुपए तो कंपनी को तेल में खर्च हो जाता है, बहुत ज्यादा सरकार टैक्स लगाती है। ऐसे भी टैक्स तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल पे लगाती है, और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उस पर तो और ज्यादा लगाती है। हाई कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स, बहुत ज्यादा महंगा है, एमआरओ ऑपरेशंस करना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो सेक्टर है वेफर थिन मार्जिन पे काम करता है। वेफर थिन मार्जिन का मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट पे, इसलिए कल को हल्का सा कुछ शॉक आ गया, ये सेक्टर एविएशन इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाता है। नेक्स्ट, अनहेल्दी कंपटीशन। आपको पता है पहले क्या था? जेट एयरवेज हुआ करता था, एयर इंडिया होता था, किंगफिशर होता था, आज तो कितने सारे एयरक्राफ्ट है, सस्ता हो गया है। तो जैसे टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो गया? अनहेल्दी कंपटीशन, वैसे आइडिया कोलैप्स, एयरसेल कोलैप्स, सारे कोलैप्स कर गए, बचा क्या? 2 लोग, एयरटेल और जियो। वैसे इसमें भी देखा गया कि जो कंपटीशन से कॉस्ट तो कम होता है, बट कभी कभार अनहेल्दी कंपटीशन से लोग आर्टिफिशियली अपना दाम कम कर देते हैं कि भाई मुझे मार्केट कैप बढ़ाना है अपना।
तो मार्केट कैप बढ़ाने के चक्कर में एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी रखते हैं, जिससे प्राइस को बेंचमार्क प्राइस से भी कम कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन द लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल है नहीं। जैसे होता है ना कि पॉपुलिज्म, फ्रीबी, इट कैन नेवर बी सस्टेनेबल इन द फ्यूचर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। वैसे सिमिलरली दिस थिंग कि अनहेल्दी कंपटीशन इज गुड, but unhealthy competition and also unhealthy competition when you have a poor regulatory apparatus, that's completely a chaos, a mess. So that's what is saying ki unhealthy competition. So swelling competitive intensity in India's budget airline sector a decade and a half ago, लगभग 2005-2003 से different airlines हमारे पास इंडिया में जुड़े हैं। उसके बाद से हमारे पास काफी ज्यादा ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो चुका है, which led to rivals adopt aggressive pricing strategies to gain the market share that stretched the balance sheets and made companies vulnerable to the shocks. So that's what the problem is of the unhealthy competition. उसके बाद causes of the go first collapse, अगर मैं go first collapse की बात करता हूं, जो अभी सबसे recently collapse किया है, इसके वो तो causes हैं ही इतने, उसके अलावा go first जो immediately collapse किया, इसके कुछ अलग से कारण हैं, वो देखते हैं। So lockdowns and the tight travel curbs, अभी पैंडेमिक की वजह से इसके काफी ज्यादा वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहा था, क्राइसिस में आ गया। सेकेंड, हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दाम भी आपकी बढ़ गई थी, और साथ साथ जो रूपी है वो भी डेप्रिशिएट किया था, बिकॉज यूएस फेड ने जब अपना इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, तो मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स स्टार्टेड टू पुल देयर मनी बैक टू द यूएस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड ऑफ डॉलर स्टार्टेड टू इंक्रीज, सो द रूपी स्टार्टेड टू डेप्रिशिएट, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट अगेन द एटीएफ का कॉस्ट आपका बढ़ गया था। और थर्ड, जो हमारे कंपनी ने कहा है कि जो प्रैट एंड विटनी के इंजन्स हैं वो काम करने बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से हमें अपने एयरलाइंस को शट डाउन करना पड़ा था, और उससे हमें कुछ पैसा आ नहीं रहा था, लेकिन हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट कॉन्स्टेंटली चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम्स अपने पास आपको देखने को मिली। ये कुछ एक्स्ट्रा कॉजेज है गो फर्स्ट कोलैप्स के बारे में। अब गो फर्स्ट जो है ये कहां पहुंचा? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास पहुंचा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। तो ये अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज रिस्क्यूड इंडिया फ्रॉम इट्स इमेज ऑफ बीइंग अ डिफॉल्टर्स पैराडाइज। तो ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, इन डिटेल बात करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके इंडियन इकोनॉमी चैप्टर से। कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते तो वही सिंपल, एक एयरलाइंस को अपना कॉर्पस फंड या इमरजेंसी फंड रखना चाहिए कि कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस बफर से यूज कर सकते हो। टैक्स स्ट्रक्चर जो एटीएफ कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो। रेगुलेटरी ऑपरेटर जो डीजीसी है उसमें आप अगेन रिफॉर्म कर सकते हो। और बाकी ये कुछ सॉल्यूशंस है हमारे पास जो आपके एविएशन सेक्टर को कुछ हद तक रिफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से एविएशन सेक्टर को हमने पढ़ा, और इसका एक पहलू जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स के जितने भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसको आपको इन डेप्थ समझना पड़ता है, बिकॉज अगर आप ये चीज समझ जाओगे कि एविएशन सेक्टर कैसे आज प्रॉब्लम में है, लेकिन साथ ही साथ एविएशन सेक्टर का फ्यूचर काफी अच्छा है, तो ये समय है कि इंडिया को किस तरीके से अपने एविएशन सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हैं वो लाए, सो दैट बिकॉज फ्यूचर इंडिया का एविएशन सेक्टर का बहुत अच्छा है। और अगर कल को कुछ भी कोलैप्स होता है या सेक्टर में डुओपॉली आ जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, सो द सेम पोटेंशियल विल टर्न into a nightmare or a bigger challenge। तो इस तरीके से एविएशन सेक्टर में इंडिया गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एयरलाइंस हैं उनको भी अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को काफी स्ट्रांग रखना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रांग रखना चाहिए, और रेगुलेटरी बॉडीज लाइक डीजीसी है उनको भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर से हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट डे। See you soon. Thank you.